पर्पस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ज्योग्राफी के बारे में हमने 2-3 लेक्चर सुने, डिस्कस किए, लेकिन आज हम इसको सारांश रूप में समाप्त करने का प्रयास हमारा रहेगा। भूगोल का जो मूल उद्देश्य है वो ज्ञान में वृद्धि करना है और पृथ्वी तल का अध्ययन मानव के संसार के रूप में करते हुए क्षेत्रों, स्थानों की विभिन्नता और समाकलन को समझना है। ये मूल उद्देश्य भूगोल का है। और मानवीय समृद्धि के लिए जो रीजनल रिसोर्सेज होते हैं उनका डेवलपमेंट या उनका ऑप्टिमम यूज़ भूगोल का मूल उद्देश्य है, जो कि राष्ट्रीय विकास की योजनाओं में उपयोग में आ सके। या हम सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि भूगोल का उद्देश्य मानव और भूमि, लैंड एंड मैन की यथार्थताओं की जो रियलिटीज़ हैं उसका अध्ययन करना है तथा मानवीय उन्नति के लिए स्थानिक संगठन जो है, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस, उनको समझाना है या समझना है। तो भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न तथ्यों के अध्ययन किए जाते हैं। इसके अंतर्गत स्पेस, टाइम और रिलेशंस, ये त्रिपक्षीय दृष्टिकोण भूगोल का उद्देश्य होता है। इसमें जैविक और अजैविक जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दृश्य होते हैं, घटनाएं होती हैं, उनका अध्ययन भी करना, उनको समझना, ये सब भूगोल का मूल उद्देश्य है। जिस प्रकार की मानव वर्ग निवास करते हैं या जिस भी पर्टिकुलर क्षेत्र में मानव वर्ग जो निवास करते हैं, कार्य करते हैं, मिलते जुलते हैं, परस्पर मिश्रित होते हैं और पृथ्वी के क्षेत्रों को रूपांतरित करके उसमें हैबिटाट्स बनाते हैं, उसके योग्य बनाते हैं। तो ये टेरेस्ट्रियल जो इंटीग्रेशन है, इसके बारे में, इसके अंतर के बारे में, विभिन्नताओं के बारे में अध्ययन करना भूगोल का मूल उद्देश्य है। इसी प्रकार से हम दूसरे शब्दों में यूँ कह सकते हैं कि विभिन्न स्वरूपों के आधार पर विभिन्न क्षेत्र में वातावरण और मानव के वर्गों के पारस्परिक संबंधों तथा व्यवस्थाओं के विभिन्न वितरणों की विवेचना करना और संसाधन विकास की योजना में सहयोग देना भूगोल का मूल उद्देश्य है। अतः पृथ्वी का मानव संसार के रूप में वैज्ञानिक रीति से वर्णन तथा विकास में योगदान करना ही भूगोल का मूल उद्देश्य है। हॉर्सशॉन ने जो डेफिनेशन दी थी वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आप बुक्स में भी देख सकते हैं। द पर्पस ऑफ ज्योग्राफी इज द साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज द वर्ल्ड ऑफ मैन। ये डेफिनेशन उन्होंने कहा था और यह मानव के संसार के रूप में भूगोल जो है अध्ययन करता है, अध्ययन क्षेत्र है, उसका उद्देश्य है। और भूगोलवेत्ता का उद्देश्य पृथ्वी तल पर जो प्रदेश होते हैं उसको समझना है, अर्थात प्रदेशों के जो पार्थिव घटना के जो दृश्य होते हैं, टेरेस्ट्रियल फिनोमिना होते हैं, उनकी प्रणालियों को समझना भी भूगोल के उद्देश्य के अंतर्गत आता है, वो बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमने भूगोल के उद्देश्यों के बारे में डिस्कस किया था 2 चैप्टर्स में, और आगे हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से और पॉइंट्स हम ले सकते हैं या 2 डायग्राम दिखाने का प्रयास रहेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स में वापस आपको रिपीट कर देता हूँ। पार्थिव एकता का मतलब ये है कि जैविक और अजैविक तत्व जो विश्व के अंदर पृथ्वी के ऊपर अलग अलग जगह पाए जाते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं और किसी भी क्षेत्र विशेष में इनकी आपसी क्रियाओं के फलस्वरूप जो प्राकृतिक और मानवीय वातावरण जो डेवलप होता है उसका अध्ययन करना भूगोल का उद्देश्य है। इसे टेरेस्ट्रियल यूनिटी का जो प्रिंसिपल है वो भी कहा जाता है, सिद्धांत कहा जाता है। और टाइम और स्पेस की जहाँ तक बात है, इन्हीं दोनों प्रकार के तत्वों का समय के अनुसार इनमें चेंजेज, इसके पश्चात अलग अलग क्षेत्र में इनमें अंतर पाया जाना, इस बात का अध्ययन करना भूगोल का उद्देश्य है। इकोलॉजिकल एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से अलग अलग इकोलॉजी या पारिस्थितिकी होती है, उनका एनालिसिस करना, कारण प्रभावों को जानना और वहाँ के जो मानवीय जितने भी कार्य होते हैं या जो विभिन्न प्रकार के वहाँ पे वेजिटेशन आदि पाए जाते हैं, इन सब के रीजन्स और इनको डिस्कस करना इकोलॉजिकल एनालिसिस के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से रीजनल ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग की हमने बात की थी कि जो संसाधन उपलब्ध है उसका अनुकूलतम यदि उपयोग किया जाएगा तो ही मानव के कल्याण के लिए भूगोल का उद्देश्य परिपूर्ण हो पाएगा, सार्थक हो पाएगा। इसी प्रकार से हर जो काल है, अलग अलग टाइम के अंदर जो इसका
डेवलपमेंट जो ज्योग्राफी का होता है उसका नियोजन करने की बहुत ही महत्व आवश्यकता है। उसको हमको और मानव और पर्यावरण के बीच में जो रिलेशंस होते हैं उसका अलग अलग जगह उनके रिलेशंस के बारे में, किस प्रकार के रिलेशन उनके हैं एनवायरनमेंट से संबंधित, उनका अध्ययन भी इसका मूल उद्देश्य है। और रीजनल एनालिसिस जो है, प्रादेशिक विश्लेषण करना भी भूगोल का मूल उद्देश्य है। इन जैविक और अजैविक तत्वों का और इनकी आपसी इंटरेक्शन के दौरान जो फिनोमिना अलग अलग क्षेत्र में, रीजन्स में जो डेवलप हुए हैं उनका एनालिसिस करना भूगोल का उद्देश्य है। और यूनिटी ऑफ नेचर भी एक इसका प्रमुख उद्देश्य है कि सब कुछ होते हुए भी एक प्रकृति की एकता, इसके अंदर मानव स्वयं भी एक तत्व है और प्रकृति के साथ साथ मानव, ये सब मिला के एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। और यूनिटी ऑफ नेचर का अर्थ यहाँ पे इस बात से भी है कि कोई भी घटना यदि किसी क्षेत्र विशेष में होती है तो उसका किसी दूसरे क्षेत्र विशेष में होने वाली घटना का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है या उससे वो प्रभावित होती है। ये यूनिटी ऑफ नेचर इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं कि उद्देश्य है। जैसे उदाहरण के लिए भारतीय मानसून की हमने बात की थी कि वो एल-नीनो और ला-नीनो का इफेक्ट जो होता है उससे भारतीय मानसून भी प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से काफ़ी दूर स्थित किसी क्षेत्रीय घटना का अपनी किसी और परिघटना, किसी देश की और घटना को वो प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से भूगोल का उद्देश्य जो है डिफरेंट साइंसेस जो है उनके अंदर आपस में समन्वय स्थापित करना है और मानवीय वस्तुओं का संयोजन करना है। तो कुछ डायग्राम्स हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। इसके पहले एक चीज़ और हम आपको बता दें, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि स्टार्टिंग से या शुरू से प्राचीन समय से भूगोल के जो उद्देश्य हैं उनमें परिवर्तन होता रहा है। कभी ये शिथिल भी हुए हैं, कभी इनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकसित भी हुए हैं, विस्तार भी हुआ है। ये समय के हिसाब से उसके अंदर परिवर्तन, वहाँ की जो राजनीतिक शक्तियाँ हैं या जो वहाँ के शासन प्रशासन का जो प्रभाव किसी सब्जेक्ट के उद्देश्यों पर पड़ता है वो निश्चित रूप से भूगोल पर भी पड़ा है। और इसके अंदर कई ऐसे नवीन भूगोल के अंतर्गत ऐसी चीज़ें सम्मिलित हुई है जो वक्त की आवश्यकता है। आज हम यह नहीं कह सकते कि भूगोल के अंदर जो नवीन तकनीकियाँ हैं उनका उपयोग नहीं किया जाए, लेकिन इन तकनीकियों का इतना ज़्यादा उपयोग भूगोल में किया जा रहा है कि अपना भूगोल की जो बेसिक उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है, उससे वो भटकता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसलिए हमें यह भी चाहिए कि बेसिक जो हमारा भूगोल का उद्देश्य है वो है पृथ्वी तल का अध्ययन करना, उसके जैविक और अजैविक तत्वों का। इसके अंदर साइंटिफिक जो मेथड्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, लेकिन कई बार वो इतने ज़्यादा जटिल हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि भूगोल का अस्तित्व या उसके उद्देश्य से वो भटक रहा है। तो हमें इस बात का भी आवश्यकता है ध्यान रखने की कि हम हमारे मूल उद्देश्य को नहीं छोड़ें। और इसीलिए कहा जाता है कि ज्योग्राफी इज़ व्हाट ज्योग्राफर डू, कि ज्योग्राफी इज़ व्हाट ज्योग्राफी डू, कि भूगोल वही है जो भूगोलवेत्ता सोचे। तो ये इसी कारण से इस चीज़ का आया था कि धीरे धीरे कुछ ऐसी ब्रांचेज हो गई जो कि ऐसा प्रतीत होने लगा कि वो सोशल साइंसेज में सम्मिलित नहीं है भूगोल। इसलिए हमें हमारे मूल उद्देश्य से नहीं भटकना चाहिए। कुछ डायग्राम्स आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पर दे रहे हैं जिसमें 3 एस्पेक्ट्स बताए हैं। ज्योग्राफी की जो स्टडी है उसके 3 एस्पेक्ट्स हैं, एक तो रिलेशनल एस्पेक्ट्स और स्पेशल एस्पेक्ट्स और टेम्पोरल एस्पेक्ट्स। इन तीनों का इस डायग्राम के अंदर सब हेडिंग्स में आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से रिलेशंस की हम बात करते हैं। अर्थ एज द वर्ड ऑफ मैन, कि पृथ्वी जो है मानव का निवास है। तो इसके अंदर ये रिलेशंस के बारे में 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताएं। तो इंटर रिलेशंस बिटवीन फिजिकल एंड फिजिकल फैक्ट्स, उसके बाद दूसरा बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमन फैक्ट्स, बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्ट्स इन एरियाज। तो ये आपका रिलेशन से संबंधित चीज़ है। इसी प्रकार से एरिया की यदि हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल डिफरेंशिएशंस जो हैं वो इसके अंदर ले सकते हैं, और इंटर कंसिस्टेंटली इन द रीजन्स, ये हम इसके अंदर ले सकते हैं कि किस प्रकार से कंसिस्टेंसी जो है इंटरनल वो रीजन्स के अंतर्गत है वो देखना, और एक्सटर्नल डिफरेंशिएशंस जो है उसके बारे में अध्ययन करना। और तीसरा पॉइंट इसके अंदर ले सकते हैं रीजनल इंटर रीजनल स्ट्रेसेस, कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के अंदर जो स्ट्रेस होता है एक दूसरे के ऊपर प्रभावित करते हैं उसका डिस्कशन होता है। इसी प्रकार से टेम्पोरल के अंदर हम सक्सेशन के अंदर ले सकते हैं वेरिएशन इन द इवोल्यूशन मॉर्फोगेनी एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एरिया इन टाइम। तो ये एक डायग्राम आपके सामने है
जो ये बता रहा है कि बेसिकली 3 एस्पेक्ट्स जो हैं वो भूगोल के हैं, एक तो रिलेशन एस्पेक्ट्स और एक स्पेशल एस्पेक्ट्स और एक टेम्पोरल, समय के आधार पर उसके अंदर परिवर्तन चीज़ें होती हैं। इस प्रकार से ये एक सेकंड डायग्राम आपकी स्क्रीन पर है। इसके अंदर इंटीग्रेटेड एम्स ऑफ ज्योग्राफी के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से इन जो समाकलित उद्देश्य यदि भूगोल के देखें तो वो हमारे सामने स्क्रीन पर है कि रीजनल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, combination of spatial and ecological and regional units of aerial differentiations। और सेकंड नंबर में हम लेते हैं इकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ मैन एनवायरनमेंट, बायोलॉजिक, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चर रिलेशनशिप, ये अपना दूसरा एस्पेक्ट है। और तीसरा एस्पेक्ट हम स्पेशल एनालिसिस लेते हैं, इसके अंतर्गत ऑफ लोकेशनल वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस प्रकार से ये 3 एस्पेक्ट्स जो है या एम्स जो हैं हम भूगोल के मूल रूप से कर सकते हैं। और सेंटर में आपके यहाँ पर जो इंडिकेट किया गया है वह कंट्रीब्यूशन टू, ये जो सारी चीज़ें हैं ये मिलाकर है, इसका इफेक्ट जो होता है कॉमन वो होता है कंट्रीब्यूशन टू रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड रीजनल प्लानिंग्स बाय ऑप्टिमम यूज ऑफ फिजिकल एंड कल्चरल रिसोर्सेज। तो इन तीनों चीज़ों से या ये उद्देश्य पूरे होने से जो बेसिकली जो हम उद्देश्य भूगोल का लेते हैं कि मानव का कल्याण, वो इसके अंदर कंट्रीब्यूशन जो है इन सभी का होता है, चाहे वो रीजनल कॉम्प्लेक्सेस हो, चाहे वो इकोलॉजिकल एनालिसिस हो, चाहे वो स्पेशल एनालिसिस हो। इनका इफेक्ट कुल मिला के मानव का कल्याण करना है, जो कि हम इन सबका कंट्रीब्यूशन ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड रीजनल प्लानिंग बाय ऑप्टिमम यूज ऑफ फिजिकल एंड कल्चरल रिसोर्सेज। तो इस प्रकार से हम